राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बड़ी जबरदस्त कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपके हरियाणा ग्रुप डी 2026 वाली जो भर्ती है उसके लिए हरियाणा जीके के बड़े ही शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप लेवल के क्वेश्चंस आज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स की जान बनते हैं और जिसको बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चंस का आज वाली क्लास में आपका रिवीजन हो रहा होगा। जिनको याद है, जिनको नहीं याद है उनको याद हो रहे होंगे। बड़े ही शानदार क्वेश्चंस आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं। जिस लेवल के, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे होते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। हरियाणा जी के आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चंस यहां से आते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ जो हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आप आराम से अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? देखो हरियाणा जी के या कोई भी पेपर है वो 3 प्रकार से बनेगा। इजी क्वेश्चंस होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस आने चाहिए तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है जी। और हरियाणा जी के आप सभी ने याद कर रखी है तो इस सभी क्वेश्चंस का आपको साथ में आंसर करते हुए चलना है। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, बी का ये, इस प्रकार से भी लिखते हुए चल सकते हो या आप खुद भी काउंट करते हुए चल सकते हो कि आपके कितने ठीक होते हैं कितने गलत होते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। और फिर जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत होता है उस टॉपिक को आपको दोबारा से पढ़ लेना है, रिविजन कर लेना है। देखिए हरियाणा का कौन सा राज्य पक्षी है ये अपने को बताना है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा होता है? तो क्या होगा? फ्रैंकोलिनस। फ्रैंकोलिनस क्या हो जाएगा? हरियाणा का राज्य पक्षी हो जाएगा, जिसको काला तितर के नाम से जाना जाता है। जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? काला तितर के नाम से जिसको जाना जाता है। लेकिन अगर हमारा राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए, भारत का होता है राष्ट्रीय पक्षी, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा मोर हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो HSSC अच्छे से पूछती है, हमारा हरियाणा का राजकीय वृक्ष, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया जाता है राष्ट्रीय वृक्ष, वो क्या है? सभी को पता है पीपल है। लेकिन पिछली बार जब HSSC ने पूछा तो ऑप्शन में वहां पर पीपल नहीं दिया गया था, तो वहां पर क्या दिया गया था? पवित्र अंजीर दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? पवित्र अंजीर। और ये किसके अनुसार है भाई? HSSC के अनुसार ये आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष हो जाएगा पवित्र अंजीर, ठीक है जी। क्योंकि पीपल को सैक्रेड फिग बोला जाता है तो इसलिए क्या हो जाएगा? पवित्र अंजीर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? अब बोलोगे सर जी कौन से राज्य में? ये हरियाणा जीके में कहां से आ गया? भाई हरियाणा जीके में ही पूछता है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, आपके सिलेबस में क्या है? पड़ोसी देश है। क्या है भाई? पड़ोसी देश। क्या है? पड़ोसी देश है ना? वो तो आपसे पूछेगा पड़ोसी देश किसमें? इंडिया जीके में। लेकिन इसी के साथ साथ जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछता है वो हरियाणा जीके में पूछता है। 2 ही राज्य से मेनली ज्यादा पूछा जाता है, एक तो राजस्थान राज्य से और दूसरा पंजाब राज्य से। इन 2 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो इनमें से जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा भाई। राजस्थान में है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। और राजस्थान के भी कौन से जिले में है? राजस्थान के अलवर जिले में है। और भाई जो राजस्थान का जो ये अलवर जिला है, जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास का क्षेत्र है, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है घूमने फिरने के लिए। जिनका बजट कम है, जो कुल्लू मनाली नहीं जा सकते, हिमाचल उत्तराखंड नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये वाला बहुत अच्छा है। आप अलवर आ सकते हो अभी सावन के मौसम में। बहुत अच्छी अच्छी जगह है भाई, ठीक है। पांडुपोल हो गया, सिलीशेड हो गया, भर्तरी हो गया, बलेश्वर हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो भीमगट्टा वगैरह है, बहुत सारी अच्छी अच्छी घूमने की जगह है
जिसको नेचर देखना है, प्रकृति देखनी है, बड़ी शानदार है। जिसको नहाना है वो भी है, जिसको पहाड़ों में घूमना है वो भी है। तो ये है, और मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरा बिल्कुल पड़ोस में है, मेरा पड़ोसी जिला है। ठीक है जी, मेरे गांव से बिल्कुल नजदीकी है और हम हर साल सावन के महीने में जाते हैं और यहाँ पर नहा के आते हैं। इस बार भी जाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छी जगह है, तो आप घूम सकते हो। बजट कम है तो आ जाना इधर, वरना बजट अच्छा है तो उधर चले जाना। ठीक है, वैसे नेचर है बहुत अच्छा है। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो हरियाणा में जो लाला लाजपत राय जी के नाम से पशु चिकित्सालय बना हुआ है, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बना हुआ है, उसका मुख्यालय कहां है ये हमें बताना है। ये कहां पर है ये अपने को बताना है, जिसको 7 अप्रैल 2010 को बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? 7 अप्रैल 2010 को इसको बनाया गया था, बताओ। और लाला लाजपत राय जी से पूछा जाता है, इनका एक प्रमुख स्लोगन है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, और ये जब साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, साइमन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे, तो इनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई थी। तब इन्होंने बोला था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी जो शासन है उसके लिए ताबूत की कील साबित होगी, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, यानी कि ये कहां पर है, तो ये हिसार में है। कौन से जिले में हो जाएगी भाई? अपने हिसार जिले में हो जाएगी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय हिसार में है। ठीक है, तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं लाला लाजपत राय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नीली क्रांति शब्द किससे संबंधित है? नीली क्रांति, 3 क्रांतियां हैं आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आती हैं। एक है नीली क्रांति, दूसरी है हरित क्रांति, ठीक है जी, दूसरी है हरित क्रांति, और तीसरी है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों हैं, एचएसएससी ने बहुत बार एग्जाम्स में पूछी हैं। तो जो नीली क्रांति हो जाएगी ये किससे संबंधित हो जाएगी? ये संबंधित हो जाएगी भाई मछली से, फिश से संबंधित हो जाएगी। और जो हरित क्रांति है ये किससे हो जाएगी? खाद्यान्न फसलों से, गेहूं चावल से। तो जो खाद्यान्न फसलें हैं हमारे हरियाणा में मेनली गेहूं चावल पे प्रभाव पड़ा था, तो हरित क्रांति है ये खाद्यान्न फसलों से है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड है, इसको दुग्ध क्रांति या दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगी, यानी दुग्ध मतलब दूध। ठीक है जी, ये और दूध की बात आई है तो हरियाणा में दूध देने वाली भैंस का क्या नाम है, जो जिसको हम काला सोना बोला जाता है। हरियाणा में किसको क्या बोला जाता है? काला सोना। और वो भैंस कौन सी है? वो है भाई मुर्रा भैंस। ठीक है जी, मुर्रा नस्ल की भैंस जो लाखों में बिकती है और दूध है बहुत अच्छा खासा देती है। हमारे पास भी है भाई, लगभग 17 से 18 लीटर दूध देती है भाई। ठीक है, हमारे वाली, बाकी कम ज्यादा देती होंगी। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हरित क्रांति कृषि से या खाद्यान्न फसलों से है, और जो श्वेत क्रांति दुग्ध ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है। नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं कि हरियाणा में ICAR, ठीक है, कहीं पे लिखा भी हुआ होगा, ये लिखा हुआ ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, कहां पर स्थित है ये अपने को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृषि और पशुपालन से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। कृषि से पूछा जाता है, आप सभी को पता है, क्योंकि हमारा हरियाणा है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहां पर मेनली क्या है? कृषि होती है, और उसके अलावा दूध तो है अपना, दूध दही का खाना। दूध दही का खाने का नाम आता ही क्या हो गया? हरियाणा की पहचान है। तो बताइए इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है ये अपने को बताना है, कहां पर स्थित हो जाएगा। तो इसका जो मुख्यालय है ये करनाल में स्थित है। इसका मुख्यालय है वो कहां पर स्थित हो जाएगा? ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का जो लोकेशन है वो कहां पर स्थित हो जाएगी? अपने करनाल जिले के अंदर हो जाएगी। इसका काम क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है, एनिमल जेनेटिक। तो जो एनिमल के जेनेटिक्स हैं उनको प्रिजर्व करने का काम है यहां पर किया जाता है।
ठीक है जी। और इसको कब बनाया गया था? 21 सितंबर 1984 को इसको बनाया गया था। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ICAR जो हरियाणा में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका जुड़वा कौन है? जुड़वा मतलब जो इसके साथ ही बना था वो कौन सा है? वो कहां पर बना था? तो वो बना था बेंगलोर में भाई, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में है। तो इसके साथ जो बना था, जो जुड़वा था, वो कर्नाटक में बना हुआ है। और कब बने थे ये? 21 सितंबर 1984 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल मतलब पशु, समझ गए ना? तो पशु पक्षियों को जो संभालने का काम है, उनको संरक्षण करने का काम है, वो इनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार सरल कानूनी अधिकार है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार HSSC में पूछा जा चुका है। HSSC का फेवरेट भी आप बोल सकते हो, बहुत बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे दिखा और दिखते ही ऐड कर लिया, क्योंकि बहुत बार आ चुका है। हो सकता है कि बाद में ध्यान ना रहे, लेकिन ये एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। तो जब हमारा संविधान बना था और हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू किया गया था, तो उस समय क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मतलब जो हमारी खेती बाड़ी है ना, जो हमारे खेत हैं, जो हमारी जमीनें हैं, उसको संपत्ति बोला जाता है। तो संपत्ति का अधिकार था, उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया था? उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। कहने का मतलब है कि हमारा अधिकार था हमारी जमीन के ऊपर। हम चाहें तो हमारी जमीन को बेचें, हम चाहें तो ना बेचें, लेकिन फिर सरकार को डेवलपमेंट करनी थी, ठीक है जी भाई। जैसे सड़कें बनाना हो गया, रेलवे लाइन बिछाना हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। तो उस समय लोग बोलते थे कि भाई हम जमीन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा कानूनी अधिकार नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार सरकार ऐसे छीन नहीं सकती थी। तो फिर सरकार ने बदलाव किया और अनुच्छेद 301 के तहत इस मौलिक अधिकार को क्या बना दिया? इसको बना दिया भाई कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। और इसी को ऑप्शंस में संवैधानिक अधिकार भी लिख देता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? संवैधानिक अधिकार बना दिया। यानी संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार वो जमीन है, वो जायदाद है, वो हमारी है, लेकिन सरकार चाहे तो उसको ले सकती है, बदले में मुआवजा दिया जाएगा। जैसे अभी जितने भी रोड बने होंगे आपके आसपास, आपको पता होगा कि जमीन सरकार ले लेती है, बदले में मुआवजा दे देती है। तो ये क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन गया, संवैधानिक अधिकार बन गया। लेकिन पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? 300A में इसको शामिल किया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978, उसके तहत इसको किया गया। इसके साथ यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, या आप बोल सकते हो कि जो मूल संविधान जिसको बोला जाता है, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, और अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 6 है। एक कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब ये 6 कौन कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम्स में पूछ लेता है, और अनुच्छेद भी इनके याद होने चाहिए। तो ये सारे के सारे 6 हमारे पास शामिल है, जिसमें क्या है? समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष सारे के सारे समान हैं, सारे के सारे बराबर हैं। ये अनुच्छेद नंबर 14 और 18 के बीच में आता है। ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई किसी दूसरे धर्म का है, ना कोई किसी जाति का है, सारे के सारे समान हैं। तो क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जो काम करना चाहे कर सकता है, जो नहीं करना चाहे नहीं कर सकता, आराम से सो सकता है, सरकार उसको फ्री में खाना दे देगी, है ना। तो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। यह जो भी चीज करना चाहे वो कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका कोई शोषण करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको कोई बंदी बनाता है,
जबरदस्ती करता है तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। ये अनुच्छेद नंबर 23 से 24 के अंदर आएगा। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसका पालन कर सकते हो, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद नंबर 25 से 28 में। उसके बाद सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार है, यह अनुच्छेद नंबर 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32 में। तो ये 6 अभी आपको वर्तमान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और 7वां कौन सा हटा दिया गया है वो आप सभी को पता ही है, जो हमने अभी पढ़ा था, किसके तहत, 300A में है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एचएसएससी ने अलग अलग प्रकार से इसको पूछा है। तो चंडीगढ़ की मुख्य योजना खालिस्तान के समरूप है, यानी किसके बराबर है? चंडीगढ़ की जो मुख्य योजना है, यानी कि जो अपना चंडीगढ़ बना हुआ है ना, वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसका जब विचार किया गया था किस प्रकार से किया गया था। और आपसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि जो चंडीगढ़ है इसका जो मानचित्र है वो किसने बनाया, इसको डिजाइन किसने किया था, इसका डिजाइनर कौन था? तो क्या हो जाएगा, ले कार्बूसियर। क्या है, ले कार्बूसियर है, वो क्या हो जाएगा, इसका डिजाइनर हो जाएगा या वास्तुकार इसका हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। लेकिन अब थोड़ा एडवांस भी आपसे पूछ सकता है कि ये था ना, इससे पहले और कोई करने वाला था डिजाइन और काम चल भी गया था, उसका नाम था नोविक, नाम था उसका नोविकी उसका नाम था। लेकिन इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु हो गई तो बाद में इस डिजाइन को किसने तैयार किया, ली या ले कार्बूसियर ने किया था। और इसको इस प्रकार से माना था कि ये मानव शरीर के जैसा है, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा होती है, तो इसमें आत्मा डालने का काम किया था। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा। कि किसके समरूप इसको सोचा गया था, इसकी मुख्य योजना बनी थी मानव शरीर के तहत, रहना, खाना, सोचना, जो क्या है, मतलब बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया था। समझ रहे हो? तो ये है, इसके अंदर आत्मा डालने का काम किया गया था जिससे जीवंत लगे। तो अगर चंडीगढ़ अभी देखोगे तो बहुत प्यारा है, पहले और भी ज्यादा प्यारा था। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र है। तो बताओ, जो तोशाम पर्वत है वहां पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र कहां कहां पर है, ये अपने को बताना है। कहां कहां पर है ये अपने को बताना है। तो मेनली तो है भाई, ये मेनली जो होता है वो है भिवानी, हिसार व चरखी दादरी। ठीक है जी, मेनली तो यहीं पे है, और उसके अलावा और बच जाता है आपका सिरसा और फतेहाबाद, यहां पर। तो तीनों में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो भिवानी, हिसार, चरखी दादरी और उसके बाद फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, तो ये तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तोशाम है, आप सभी को पता है तोशाम कहां पर है, भिवानी जिले में है। कहां पर है, भिवानी जिले में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आप सभी को एक बात बोली हुई है कि जो प्रथम वाला टॉपिक है, यानी पहले वाला जो टॉपिक है, कोई भी चीज पहली हुई है वो हमारे हरियाणा के एग्जाम्स के लिए, आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाला टॉपिक। अब आपको बताना है पहले जो महिला विश्वविद्यालय है वो किसके नाम पर रखा गया, बताइए किसके नाम पर रखा गया। और इसके साथ साथ हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय होने के साथ साथ ये उत्तर भारत का भी पहला महिला विश्वविद्यालय है, जो कहां पर स्थित है, ये सोनीपत में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है, सोनीपत में स्थित है। अब तो बता दो, अब तो सभी को याद आ गया होगा। और सोनीपत के भी कौन, खानपुर कला गांव में, खानपुर कला गांव जो गोहाना के नजदीक पड़ता है, सोनीपत वाला गोहाना है ना, उसके नजदीक पड़ता है। और कौन से गांव में है, खानपुर कला गांव में। ठीक है, खानपुर कला गांव में। तो गांव वगैरह तो
पूछ भी सकता है, इसलिए बता दिया है। गोहाना के नजदीक पड़ता है, सोनीपत जिले में। तो ये हो जाएगा भाई भगत फूल सिंह जी के नाम पर है। ठीक है जी, भगत फूल सिंह। तो ये महिला विश्वविद्यालय है। तो इस महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और ये हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय होने के साथ साथ उत्तर भारत का भी पहला महिला विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय की बात आई है तो हरियाणा का पहला या एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो कौन सा है भाई? जाट पाली। ठीक है जी, जाट पाली। और ये कहां पर स्थित है? ये महेंद्रगढ़ जाट पाली में स्थित है। ठीक है जी, आज हो क्या रहा है हिंदी में? ठीक है, महेंद्रगढ़। ठीक है जी, महेंद्रगढ़ के जाट पाली में स्थित है पहला या एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा है ये? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है जी, विश्वविद्यालय है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और कल्पना चावला जी हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं कल्पना चावला जी। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में मुख्य वन कौन से पाए जाते हैं ये आपको बताना है भाई। ठीक है, बताइए। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं, यानी ज्यादातर जो वन है वो किस प्रकार के हैं? तो किस प्रकार के हो जाएंगे? तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। किस प्रकार के हैं भाई? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे है कि देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? यानी कि जो हमारा हरियाणा राज्य का कृषि जलवायु है वो कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी भाई? ट्रांसगंगे है। तो ट्रांसगंगे किस में दिया हुआ है? ये हो जाएगा पार गंगे मैदानी क्षेत्र। ट्रांसगंगे यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो पार गंगे मैदानी क्षेत्र, या इसी को ट्रांसगंगे भी हिंदी में लिख के दे देता है, इसलिए मैंने आपको बताया ट्रांसगंगे। ठीक है जी, पार गंगे मैदानी क्षेत्र हो जाएगा हमारे हरियाणा का जो कृषि जलवायु है वो ट्रांसगंगे है। आगे चलते हैं कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? तो इनमें से कौन सी नोडल एजेंसी हो जाएगी ये अपने को बताना है। किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आता है और ये टॉपिक अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है या ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? आपको डेट कमेंट करके बतानी है। सभी को कमेंट करना है, डेट कमेंट करके बतानी है। हाँ, शुरुआत कहां से हुई वो मैं आपको बता देता हूं। पानीपत जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कब हुई ये कमेंट करके बताना है। जिनको नहीं याद है योजनाओं वाली क्लास देखो, सारी की सारी योजनाएं हैं वो याद कर लो, क्योंकि वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पक्का आने वाला है। तो ये देखो बेटी है, बेटी आगे जाके क्या बनेगी? महिला बनेगी। तो क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है जी, क्योंकि जब बेटी जन्म लेती है तो छोटी होती है, तो बच्चों का काम किसमें होता है? बाल विकास में। और महिलाएं जन्म देती हैं तो महिला एवं बाल विकास विभाग हो गया। यानी कि महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित जो काम होते हैं वो महिला एवं बाल विकास विभाग में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? कल शाम को ही ये टॉपिक पढ़ा है इंडिया जी के, है ना? इंडिया जी के पढ़ाई थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। उसमें मैंने ये क्वेश्चंस करवाया था और इसलिए रखा है कि भाई जिसने नहीं देखा वो क्लास को देखे और जिसने देख लिया वो कमेंट करके आंसर बता देना।
ठीक है जी। तो गौतम बुद्ध जी की माता का क्या नाम था, ये सभी स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चंस और पढ़ने वाले हैं, तो सभी इसका आंसर करेंगे। लेकिन इनका जो पालन पोषण है, क्योंकि इनकी जो माता जी हैं उनकी मृत्यु है वो जन्म के 7वें दिन हो गई थी, तो इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, इसलिए इनका नाम गौतम बुद्ध भी है। ठीक है जी। चलिए, तो इनकी माता जी का नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। बताओ, हरियाणा के कौन से जिले में है लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, कौन से जिले में? बताइए भाई, कौन से जिले में पाई जाती है? तो हरियाणा के यमुनानगर जो जिला है उसमें क्या होता है, लाल चेस्टनट जो मिट्टी है वो पाई जाती है यमुनानगर जिले में। इसमें मिट्टी में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस की इसमें क्या होती है भाई, कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें जीवाश्म की कमी होती है, तो यही वो मिट्टी है जिसमें जीवाश्म की भी कमी होती है। लेकिन ये ठीक ठाक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है भाई, यमुनानगर जिले में है, उपजाऊ मिट्टी है, ऐसा नहीं कि उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ मिट्टी। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रख लेना है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, जीवाश्म की भी कमी होती है। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा था? महासागर का लघु रूप किसने कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है, आप सभी को पता होगा। ठीक है जी, ब्रह्मा जी का ये सरोवर है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो भी इसमें स्नान करता है उसको बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। ठीक है जी, हजारों यज्ञ करने का जितना पुण्य है वो इस ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के दिन नहाने पर मिलता है। और इसीलिए अबुल फजल ने, जो अबुल फजल है उसने क्या कहा था, इसको लघु रूप कहा था महासागर का, यानी कि महासागर का छोटा रूप कहा था अबुल फजल ने। और अबुल फजल किसके समय के थे, तो ये अकबर के समय था। अकबर कौन था, मुगल शासक, तीसरे नंबर का, बाबर, हुमायूं और उसके बाद अकबर। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? तो यहां पर व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा राज्य से संबंध नहीं है। लेकिन यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो व्यक्ति हरियाणा से नहीं है वो व्यक्ति कहां से है, हमारे पड़ोसी राज्य से है। तो पड़ोसी राज्य मैंने आपको बताया हरियाणा जीके में पूछता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया। दूसरी चीज, ये एक तो हमारे पड़ोसी राज्य से हैं, दूसरे पड़ोसी राज्य के क्या है, ये वर्तमान में राज्यपाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इतनी मैंने हिंट दे दी है, अब तो बता दीजिए। तो बाजे भगत हरियाणा के थे, बिल्कुल सही बात है। जो बाजे भगत जी हैं वो हरियाणा के थे, सिसाना गांव से। कौन से गांव थे भाई, सिसाना गांव। ठीक है जी, सिसाना गांव से हैं भाई। ठीक है जी, बाजे भगत जी ये हरियाणा के सिसाना गांव से हैं, जो पहले कहां पर आता था, पहले रोहतक में आता था। रोहतक से जब हमारा पंजाब और हरियाणा एक था उस समय इनका जन्म हुआ था, तो उस समय रोहतक में आता था। और वर्तमान में किस में आता है, सोनीपत में। वर्तमान में किस में आता है, सोनीपत में आता है भाई। ठीक है जी, तो सोनीपत हो जाएगा। तो ये तो हरियाणा के हो गए। उसके बाद जनरल वीके सिंह जी, ये क्या हरियाणा से हैं? बिल्कुल भाई हरियाणा से हैं, बहुत बार आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। बापोरा भिवानी गांव में है। ठीक है जी, सॉरी, बापोरा गांव जो भिवानी जिले में है वहां पर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया, भाई मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक है जी, कि भाई परवीन कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं हरियाणा से हूं। गुलाब चंद कटारिया हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। ठीक है जी, और राजस्थान राज्य से हैं। कौन से राज्य से हैं भाई, राजस्थान राज्य से हैं। और वर्तमान में पंजाब राज्य के क्या हैं, राज्यपाल हैं।
ठीक है, अभी हाल ही में चेंज हो गए हो तो मुझे पता नहीं, वैसे तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन पंजाब राज्य के राज्यपाल भी है। ठीक है, इनका जन्म राजस्थान में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के नेता हैं, राजस्थान राज्य से है, संबंधित है, और वर्तमान में क्या है, पंजाब के राज्यपाल हैं। तो एक पड़ोसी राज्य, दूसरा पड़ोसी राज्य, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है जी, इसलिए क्या बन जाएगा, इंपोर्टेंट बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल सभी को पता है हरियाणा से ही है। ठीक है जी, शिवानी भिवानी गांव से है, और जो पहले हिसार का हिस्सा था। चलिए, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन थी, बताओ। NH-10 मूवी देखी है, NH-10, तो NH-10 की अभिनेत्री कौन थी भाई, अनुष्का शर्मा थी। ठीक है, अनुष्का शर्मा थी। पहले इनके बारे में भी पूछा जाता था, अब इंपोर्टेंट नहीं है, तो याद तो सभी को होगा ही। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये हरियाणा से है, मल्लिका शेरावत, परिणीति चोपड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक चीज नोट की भाई HSSC के एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे देखे हैं आप सभी के लिए, सारे के सारे पेपर देखे हैं जितने भी हुए हैं, तो उनमें एक चीज नोटिस की कि जिस व्यक्ति का यहां पर हम बात करेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफी बार आए। ये दूसरी पार्टी से है, क्योंकि वर्तमान में देखो सेंटर में भी बीजेपी है और अपने हरियाणा में भी बीजेपी है, लेकिन यहां पर जिस व्यक्ति के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए और बीजेपी सरकार में ही पूछे गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने मैंने रखा है। क्या है, ऐसा या ऐसी कौन सा नेता या नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रहा या रही है, बाद में देश काया की प्रधानमंत्री भी बनी है, ये अपने को बताना है, बनी या बनी है। ठीक है, आदमी है तो बना होगा, और औरत होगी, स्त्री होगी, महिला होगी तो क्या होगी, बनी होगी, ये आपको बताना है। आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी बार करवा चुका हूं, तो वो कौन हो जाएंगे भाई, सभी को पता है। जहां पर बना बनी आ गया ना, तो इसका मतलब वो महिला से संबंधित ही है, और वो महिला कौन है भाई, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी, जो आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये हमारे देश की गृह मंत्री भी रह चुकी है भाई। और ये गृह मंत्री कब बनी थी भाई, 1970 में ये गृह मंत्री बनी थी। ठीक है जी, और उसी समय ये प्रधानमंत्री भी थी, तो 1966 में ये प्रधानमंत्री बनी थी, तो इन्होंने गृह मंत्री का कार्यभार भी संभाला था, तो 1970 में ये गृह मंत्री भी रह चुकी है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना। चलिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी से संबंधित आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके HSSC के एग्जाम्स में आए हुए हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, HSSC है, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो वैज्ञानिक नाम ना पूछे। ठीक है, सारे के सारे हर प्रैक्टिस सेट में एक एक दो दो मैं आपका रिवीजन करवाता रहता हूं, ताकि आपको सारे के सारे याद हो जाए। आप बताइए, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बकरी ठीक है जी, वो वाली बकरी है, तो बकरी का क्या हो जाएगा, तो बकरी का हो जाएगा भाई कैप्रा एजेग्रेस हिरकस। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था, यह सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार HSSC के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो महमूद गजनवी है, उसने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था, बताइए कब आक्रमण किया था। तब तक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप सभी आंसर कीजिए। बताइए, तो जो महमूद गजनवी था उसने कब आक्रमण किया था, 1014 ईस्वी में। ठीक है जी, 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। उस समय किसका शासन था, तोमर शासक था, तोमर शासक जयपाल। ठीक है जी, तो उस समय यहां का शासक कौन था, तोमर शासक जयपाल हो जाएगा, तोमर शासक जयपाल हो जाएगा। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, और वो बुक से संबंधित है। वो क्या है, किताब अल हिंद
इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार एग्जाम्स में आया है। किताब अल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जो किताब अल हिंद की रचना है वो अल बरूनी के द्वारा की गई थी। अल बरूनी के द्वारा है इसकी रचना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी किताब में या किसने थानेसर को हिंदुओं का केंद्र कहा था? थानेसर को हिंदुओं का केंद्र कहा था, कौन सी बुक में या किसने कहा था? तो अगर पूछे किसने कहा था तो अल बरूनी ने कहा था। कौन सी पुस्तक में कहा था? किताब उल हिंद में। ठीक है जी, अल नहीं, किताब उल हिंद में कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया? हरियाणा का जो पंचकुला जिला है उसमें आईटी पार्क की स्थापना है वो कब की गई थी, ये अपने को बताना है। पंचकुला है वो 1995 में बना था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि इनको पता था भाई परवीन कटारिया आ चुका है तो एक जिला और बना दो, लेकिन मैं तो महेंद्रगढ़ का हूं भाई। ठीक है, और महेंद्रगढ़ आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को बना था। जो हमारी शुरुआती 7 जिले थे उनमें महेंद्रगढ़ था, है ना। चलिए, और घर जिक्के वाला तो आप सभी को याद होगा, ट्रिक वही है घर जिक्के में, है ना। तो ये कब बना था? पंचकुला में आईटी पार्क 2008 में बना था। पंचकुला में जो आईटी पार्क बना था वो 2008 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये सूचना का अधिकार अधिनियम इंपॉर्टेंट है एचएसएससी के लिए, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आएगा। इस सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो जब सूचना का अधिकार लागू हुआ था तो उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था भाई एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो सभी के प्रिय रहे हैं। ठीक है जी, हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे राष्ट्रपति, बहुत अच्छे साइंटिस्ट। तो इनसे कोई हेट कैसे कर सकता है भाई। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। और आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री साइलेंट किलर के नाम से जिनको जाना जाता है भाई, बिल्कुल साइलेंट रहते थे, मौन प्रधानमंत्री उनको बोला गया, मजाक उड़ाया गया, लेकिन उनकी वैल्यू अब पता चल रही है कि कितने अच्छे प्रधानमंत्री थे। और उनका नाम है भाई मनमोहन सिंह जी, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी। ठीक है जी, जिसने भी हमारे देश के लिए कुछ भी किया हो, कोई भी सेवा दी है, उसके लिए मेरे लिए हमेशा सम्मान रहेगा। आपके दिल में भी उनके लिए सम्मान होना चाहिए, जो भी देश के लिए कुछ भी करता है। ठीक है जी, क्योंकि भाई देश के लिए करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बुरा करने में सेक्रीफाइस नहीं होता, अच्छा करने में सेक्रीफाइस करना होता है। तो अब इसका आंसर कर दो कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था भाई 15 जून 2005 को। कौन से वर्ष में लागू किया गया था? 15 जून 2005 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। 15 जून 2005 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था, ये अप्लाई हो गया था। सूचना का अधिकार, जिसको क्या बोला जाता है? आरटीआई हम बोलते हैं। अब जो आप आरटीआई लगा देते हो ना, ये पहले नहीं था, तो ये आया था 15 जून 2005 को। और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है आरटीआई की। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो अधिनियम हो गया, तो आरटीआई हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना पाने का अधिकार। और अभी वर्तमान में बहुत सारी चीजों के ऊपर सूचना पाना बंद हो गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज वाली क्लास है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बड़े शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो क्वेश्चंस कैसे लगे ये कमेंट करके बताना। कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस ठीक रहे, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, वो आप सभी कमेंट करके बता सकते हो। कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आई, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नीचे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।